वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, हमारा जो है ये असाइनमेंट नंबर 1 जो थी ये आप लोगों को दी थी। इस पे इंशाल्लाह थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। जी ये क्वेश्चन नंबर 1 है। रिक्वायरमेंट देखें जी, कहता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ एंसिलरी सर्विसेज ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। जी कहता है ये रियल एस्टेट कंपनी डेट ओन्स एंड ऑपरेट्स, कहता है जी owns and operates a commercial complex comprising several office buildings. कहता है the company provides security and maintenance services to the tenants, किराएदारों को सिक्योरिटी और मेंटेनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं who occupy these office spaces। जी ठीक है जी। आपको याद है जी IS 40 के अंदर हमने गुफ्तगू की थी। हमने कहा था जी अगर तो ये जो इजाफी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं इफ दीज आर सिग्निफिकेंट, तो फिर भाई असल में फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये फिर इसे हम क्लासिफाई करेंगे IS 16 के मुताबिक। इफ दो सर्विसेज आर इनसिग्निफिकेंट, सही है, तो फिर हम इसे इन्वेस्टमेंट, इसकी जो क्लासिफिकेशन है प्रॉपर्टी की, देन हम इसे IS 40 के मुताबिक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के मुताबिक जो है वो किताबों के अंदर रिकॉर्ड कर रहे होंगे रादर देन IS 16। सही है जी। तो ये दोनों बातें जो हैं ये हम लिखेंगे। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। ये पूरी बात हम बताएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे नॉर्मली जो है ये जो सिक्योरिटी मेंटेनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं किराएदार को, इन्हें इनसिग्निफिकेंट कंसिडर किया जाता है। सही है जी। if these are considered insignificant, then this would be classified as investment property in the books। ठीक है जी। बुक्स का बजाय लिखते हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आइए नीचे जरा ये पढ़ लेते हैं जी। कहता था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफिस कॉम्प्लेक्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस would depend on the significance। ठीक है जी, ये अहम है। significance of the इजाफी सर्विसेज टू द अरेंजमेंट एज अ होल। ठीक है जी। कहता है जी आप देखें ना, एक तो आप उनको फैसिलिटी क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे, दो फैसिलिटीज हैं जो उनको प्रोवाइड की जा रही हैं। इसका मतलब ये है अरेंजमेंट ऐसे होल का, एक तो आप उन्हें रहने की जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरा सिक्योरिटी और मेंटेनेंस की सर्विसेज दे रहे हैं। कहता इन दोनों में से जो सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा कि इसको कैसे क्लासिफाई करना है इस प्रॉपर्टी को। इफ द सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी are deemed insignificant to the overall arrangement, the property may be classified as an investment property। n आ जाएगा इधर। कहता है however if these services are considered significant to the arrangement as a whole, the property may not be qualified as an investment property। और आगे थोड़ा सा मजीद भी एक्सप्लेन कर दें, and it would be and then it would be, would की जगह लिखें shall be classified, it shall be classified as IAS 16, जिसे हम कहते हैं जी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं भाई, ठीक है जी। अच्छा जी, कहता है कीपिंग इन व्यू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रेंडरिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस सर्विसेज टू द किराएदार who occupy the office spaces are insignificant। कहता है ऊपर इंफॉर्मेशन आपने हमें प्रोवाइड किया ना, उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि ये सर्विसेज जो इजाफी हैं ये इनसिग्निफिकेंट है, सो द प्रॉपर्टी इज क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसके 2 मार्क्स है भाई इस पूरे ट्रीटमेंट को बताने के। सही है, और करना क्या है, जो जवाब आपका है उसका 1 नंबर है, ठीक है। तो जी ये था जी 3 नंबर का क्वेश्चन। अब नीचे आए जी, अब दूसरा क्वेश्चन है। कहता है जी क्वेश्चन नंबर 2, कहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है जी। कहता है डिस्कस हाउ वुड द रिपोर्टिंग ऑफ गेन्स ऑन द प्रॉपर्टी डिफर बिटवीन 2 मॉडल्स। कौन से मॉडल है जी, कहता है IS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट और IS 40 वुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। IS 16 की अगर मैं बात करूं तो भैया इसका मतलब है ये रीवैल्यूएशन जब होती है और उसमें सरप्लस आता है, सही है, ये उस गेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं IS 40 की बात करूं भाई, तो आपको पता है 2 मॉडल्स हैं। फेयर वैल्यू मॉडल का आपको पता है भाई, इसमें गेन जब आता है तो तब हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, दोनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं भाई।
अच्छा जी, मैं पहले डिस्कस करता हूँ रिवैल्यूएशन के अंदर अगर गेन आ गया आईएस 16 के मुताबिक, तो भाई आपको पता है हम इसे रूट करवाते हैं थ्रू ओसीआई। ठीक है जी, ठीक है भैया। अच्छा जी, अब इसकी एंट्री हम स्पेसिफिकली क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ गेन की, जो रिवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से आता है। मैं कहता हूं जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, और मैं क्रेडिट किसे करूंगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस को मेरे भाई मैं कर रहा हूंगा क्रेडिट। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस को मैं करूंगा क्रेडिट, और आपको पता है ये ओसीआई है, क्या है, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू रूट नहीं हो रहा होगा। ठीक है जी, और ये जाके किसका पार्ट बन जाएगा, इक्विटी का। ओके है, यानी प्रॉफिट और लॉस पे कोई इंपैक्ट नहीं है इसका, नो इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस। ठीक है जी, फिर क्या होगा, ये सरप्लस जब आता है तो अब जारी बात है एसेट बढ़ गया, जब एसेट बढ़ेगा तो उस पर डेप्रीसिएशन अब ज्यादा चार्ज होगी। तो अब आपको पता है फिर हम एक एंट्री करते हैं, इस सरप्लस को दो तरह से कम किया जा सकता है। ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर क्या डेटा दिया गया है। बहरहाल स्टैंडर्ड हमें दो ट्रीटमेंट्स अलाउ करता है, कहता है या तो आप इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन के थ्रू ये वाली एंट्री कर दें, रीवैल्यूएशन सरप्लस की डेबिट। ठीक है जी, जो ज्यादा आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है उस वजह से आपका प्रॉफिट कम है, तो इस पे लोगों को इतराज होता है। तो फिर आप क्या कर दें, सरप्लस को डेबिट करें, रिटेन अर्निंग्स को क्या कर दें जी, क्रेडिट कर दें। ठीक है, ये सारा ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किया है। या फिर क्या करें, दूसरा क्या होता है जी, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम करने की बजाय आप फिर इसे एक ही दफा सरप्लस को डेबिट करके रिटेन अर्निंग्स को क्रेडिट कर दें, जब जब ये एसेट जो है वो डिस्पोज होगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आ जाए, ये सारी की सारी गुफ्तगू मैंने कर दी है सरप्लस के रिवैल्यूएशन के बारे में जो आईएस 16 में होता है। अब इसको पढ़ लेते हैं जी। ये देखें जी, कहता गेन रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंक्रीज इन द फेयर वैल्यू विल बी रिपोर्टेड इन ओसीआई एंड accumulated एज द रिवैल्यूएशन सरप्लस इन इक्विटी। जी, और कहता है जी इसने जाके एक्यूमुलेट किधर होना है, इस सरप्लस ने इक्विटी के अंदर। ठीक है जी, हो सकता है पिछली दफा भी कोई रिवैल्यूएशन हुई हो। कहता है दीज गेन्स विल नॉट अफेक्ट इनकम स्टेटमेंट अंटिल द प्रॉपर्टी इज डी रिकग्नाइज। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात होगी भाई। कहता है फर्दर द रिवैल्यूएशन सरप्लस मे बी ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स। कहता है इसको मे का लफ्ज है, सही है, दो दो ट्रीटमेंट्स हैं। कहता है जी इसे आप रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो जो आपको मैंने एंट्री करके दिखाई है ये वाली इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की, मेंटल नहीं भाई, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की ये वाली। कहता है या फिर इसको आप क्या करें, एक ही दफा आप इसे ट्रांसफर कर दें रिटेन्ड अर्निंग में सरप्लस को, सारे के सारे को, और मे बी ट्रांसफर एट टाइम ऑफ डिस्पोजल, या फिर डिस्पोजल के वक्त ये वाली एंट्री एक ही दफा पास कर दें। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बताया हो तो हम किस वाले ट्रीटमेंट को प्रेफर करते हैं, इस वाले को, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सरप्लस को कम करना और रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाना। जी, अब आप आएंगे दूसरे वाले पे, फेयर वैल्यू के ऊपर आए। फेयर वैल्यू मॉडल में हम क्या करते हैं भाई, जो भी चेंज आती है, फॉर एग्जांपल पहले जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो 90 की है, 10 रुपए का गेन आया, इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, जी डेबिट, और जी गेन जो है, ये वाला जो गेन है ये प्रॉफिट और लॉस के थ्रू रूट होगा। ठीक है जी, इसे कहते हैं जी फेयर वैल्यू गेन। ठीक है, ये होगा जी प्रॉफिट और लॉस के थ्रू रूट। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस में जा रहा होगा, सही है, और अगर कभी लॉस आए तो वो भी प्रॉफिट और लॉस के थ्रू रूट होगा, फिर होगा जी फेयर वैल्यू लॉस डेबिट थ्रू प्रॉफिट और लॉस, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है ये बात सारी आपको समझ आई होगी, ये डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस में आता है। अच्छा जी, इसे रियल टाइम रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। अच्छा इधर आए जी। कहते हैं एनी चेंज इन फेयर वैल्यू में बी डायरेक्टली रिपोर्टेड इन द इनकम स्टेटमेंट, बिल्कुल सही। फॉर इंस्टेंस इफ देयर इज अ गेन ड्यू टू इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, उसने गेन की बात की है, उसने चेंज की बात नहीं की, चेंज में दोनों चीजें होती हैं, उसने स्पेसिफिकली गेन की बात की, हम भी गेन की बात करेंगे। कहता है दिस गेन विल इमीडिएटली इंपैक्ट द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। ठीक है जी, दिस अप्रोच प्रोवाइड्स अ रियल टाइम रिफ्लेक्शन, कहता ऑफ द प्रॉपर्टीज मार्केट वैल्यू इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये सारी की सारी गुफ्तगू थी। अगर ये वाली लाइन आप नहीं भी लिख सके तो कोई मसला नहीं है, इसका 0.5 मार्क्स है, लेकिन याद कर लें ये टाइम रिफ्लेक्शन ये शो कर रहा होता है, क्योंकि हम इसे डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस पे लेके जाते हैं। ठीक है, चलें जी, उम्मीद है ये बातें सारी आपको समझ आ गई होंगी।
भाई प्लीज़ इसे जो है वो आप इसे लिखा करें अपने हाथों से, थ्योरी के आने के काफ़ी चांसेस हैं। उम्मीद है ये सारी की सारी बात आपको समझ आ गई है। जी फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।